Good morning, students. Once again, I am here. इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है तो डॉक्टर रजनी सिंह, HPS कॉलेज मधेपुर, मधुबनी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी। बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको जो है विमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद मैंने स्टेटस ऑफ विमेन के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको प्रोग्राम, पॉलिसी और लेजिस्लेशन में क्या डिफरेंस है, और उसी के कंटिन्यूटी में मैं फ़र्दर अभी आगे बढ़ रही हूँ। मैं लेजिस्लेशन पे थी। पिछला जो मेरा सेकंड लेक्चर था वो लेजिस्लेशन पे था, और जिसमें मैंने बहुत सारे एक्ट आपको बताए थे। उसी एक्ट में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए मैं करंट सिनेरियो ऑफ वुमेन की भी चर्चा आज करूँगी। और कुछ भी शुरू करने से पहले एक बात हमेशा कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे लेक्चर में कमियाँ हों वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारे सुधार में हम जो है एक क्या कहेंगे कामयाबी लाएगा। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उस जो भी मेरी नेगेटिव पॉइंट होगी, जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है, या कोई इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी वर्ज़न आपको समझ नहीं आया, या इसमें और क्या सुधार कर सकती हूँ मैं, वो आप मुझे ज़रूर बताएं। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको इस तरीके का लेक्चर दूँ ताकि आपको ये लगे कि आप जो है रजनी मैम के सोशोलॉजी वाले क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैं लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए, हमने उस दिन आर्टिकल्स कुछ बताए थे आपको, तो उसी आर्टिकल की कंटिन्यूटी में आपको मैं शायद फैमिली कोड मैंने फैमिली कोड बताया था आपको कि बना हुआ था 1984 में। इसके अलावा इक्वलिटी बिफोर लॉ ऑफ ऑल पर्सन, आर्टिकल 14। जैसे आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है कि लॉ के सामने सब जो हैं इक्वल है, सभी लोग लॉ के सामने इक्वल है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रजाति का हो, या किसी भी सेक्स का हो, मतलब मेल ही हो या फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी लोग सोसाइटी में समान हैं, ऐसा कहा गया था आर्टिकल नंबर 14 में। वहीं पे आर्टिकल 15(1) आया। 15(1) में भी जो है यही कहा गया कि किसी भी तरीके का अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या बर्थ प्लेस के आधार पर, तो वो जो है एक बड़ा क्राइम होगा, और उसके लिए हमारे लेजिस्लेशन में पनिशमेंट की भी बात कही गई है। इसी तरीके से आर्टिकल अगर हम 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। आर्टिकल 16 में ये कहा गया कि मतलब हर सिटीज़न को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं उसके तहत इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात उन्होंने कही थी। इक्वलिटी मेंटेन करने की बात की थी। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ जो है कोई, क्योंकि जिस समय ये सब आर्टिकल्स बने थे उस समय जैसे कास्ट के द्वारा भी जो सोसाइटी बहुत बटी हुई थी, विमेन का जो के सेक्स के आधार पे तो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था ही, साथ साथ और भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन के सोर्सेज थे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 16 में ये कहा गया कि किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब्स में। नेक्स्ट जो है इसी तरह से 39A की बात करें तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ वुमेन एंड मेन की बात कही गई थी, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हो रहा था कि वुमेन को हे दृष्टि के साथ देखा जा रहा था, बट बहुत सारे सुधार होने के बाद वुमेन जब काम में आई तो क्या हुआ कि इनको लो पेड किया जाता था। सेम काम के लिए इनको कम पैसा दिया जाता था, और जो मालिक होता था, ओनर होता था, वो उसको फ़ायदे हो जाते थे, क्योंकि अगर उसी काम को करने के लिए किसी मेल मेंबर को रखना होता था तो ज़्यादा पे करता था, और फीमेल को रखता था तो कम करता था। तो इसके लिए भी एक 39A में लाया गया, जिसमें कहा गया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वेमेन। ठीक है, इसी तरीके से आर्टिकल 39D में भी बात कहा गया, डी में भी इक्वल पे की बात कही गई, और इसी को आगे बढ़ाते हुए इक्वलिटी की बात की गई। बेसिकली 39A और 39D जो है इक्वल राइट्स की बात किया, किसके, विमेन के, और साथ ही मेन के भी, कि दोनों को इक्वल राइट्स है। 39A और 39
डी में। इसी तरीके से आर्टिकल अगर 42 की बात करें तो प्रोविजन टू बी मेड बाय द स्टेट फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 42 में क्या कहा गया कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए जो है उनकी कंडीशंस जो है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत मुश्किल होता था काम करने के लिए, तो उस समय उनको रिलीफ का एक टेन्योर दिया। मैंने ऊपर आपको एक जगह बताया था कि जो पॉलिसी बनी थी उसमें भी बताया था कि इसी के तहत वो पॉलिसी बनाई गई जिसमें कि वीक्स को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। अब 36 वीक्स को इंक्रीज़ किया गया कि उनको एक छुट्टियाँ मिली कि आप जो है जैसे कि लीव जब मिलता है तो हमें उस समय सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन जो प्रेगनेंसी लीव रहेगी उसके दौरान भी आपको सैलरी मिलती रहेगी, ऐसा आर्टिकल में 42 में कहा गया। इसके अलावा आर्टिकल 343D हो या 343T हो, इसमें भी पंचायती और म्यूनिसिपैलिटीज़ में जो है 1/3 सीट जो है फीमेल के लिए रिज़र्व किया गया, ताकि वो न केवल पढ़ाई कर सकें, न केवल वो जो है जॉब में आ सकें, बल्कि वो पॉलिटिकली भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। तो मतलब इस बात का ध्यान रखा गया पूरे ही लेजिस्लेशन और जो भी पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशन बने या प्रोग्राम्स बने उसमें ये इस पूरे बात का ध्यान रखा गया कि विमेन को केवल घर में ही नहीं पावर बनाया गया डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अगेंस्ट कुछ बना करके, या फिर उनको बेटी बचाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत कुछ दे करके, बल्कि उनको जो है पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग किया गया कि वो घर पे के साथ साथ जब वो वर्क प्लेस पे आती हैं तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और साथ साथ अगर वो पॉलिटिकल में भी उनकी एंट्री, पॉलिटिकल जो हमारा स्फीयर है उसमें भी उनका कहीं ना कहीं एंट्री स्टार्ट हो, क्योंकि फ़ीमेल जो है उस समय घरों में ही रहती थी। फिर धीरे धीरे वो स्कूल जाना शुरू की, फिर धीरे धीरे जॉब्स में आई, और फिर अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, इनको जो है पॉलिटिक्स में भी आना ज़रूरी है, इनका पॉलिटिकल स्फीयर में कदम रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए उन्होंने 343D और 343T में पंचायती पंचायत थे और म्यूनिसिपैलिटीज़ में इनको 1/3 रिजर्वेशन का सुविधा प्रदान किया। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो क्या होगा, अगर हम देखें तो गवर्नमेंट प्लेज अ वाइटल रोल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन पब्लिक स्फीयर एंड प्राइवेट स्फीयर बोथ। मैंने अभी ऊपर यही बात कही कि गवर्नमेंट ने केवल पब्लिक सेक्टर के स्फीयर में वुमेन को एम्पावर नहीं किया, बल्कि उसके रोल को इतना अपलिफ्ट किया ताकि वो पब्लिक स्फीयर में और प्राइवेट स्फीयर में दोनों ही में उसका पूरा फुल पार्टिसिपेशन और इक्वल पार्टिसिपेशन मेल के हिसाब से दोनों ही हो सके। ठीक है, इसके लिए उन्होंने इसके लिए और भी उन्होंने काम किया, जैसे कि सिक्योरिंग हेल्थ मदर चाइल्ड को देखा, उनकी सोशल सिक्योरिटी को देखा, को एम्पावर किया, फिनेंशियली सिक्योरिटी पे भी ध्यान रखा, ध्यान दे करके भी वुमेन को एम्पावर किया, और फ्यूचर गर्ल चाइल्ड को भी सिक्योर करने के लिए भी बहुत सारे जो है उन्होंने फेलोशिप्स दिए। देखिए आप ही लोगों के यहाँ बहुत सारे स्कॉलरशिप्स जिसको बोलते हैं स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं कि आपने 12th पास किया तो आपको ये मिलेगा, ताकि वो पैसा इसलिए नहीं मिलता कि आप उसे घर गृहस्थी चलाएं, बल्कि वो पैसा आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप 12th पास करें तो BA पार्ट 1 में एडमिशन लें और उस पैसे से आप फर्दर पढ़ाई करें। ठीक है, तो समय समय पे गवर्नमेंट जो है जैसे जैसे समस्या आती हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ नया वुमेन को एम्पावर करने के लिए समय समय पर वो नई नई चीज़ों को बनाता रहता है। अब अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो करंट सिनेरियो क्या है, वुमेन जो है न केवल पब्लिक स्फीयर में आगे बढ़ गई है, बल्कि वो प्राइवेट स्फीयर, पब्लिक स्फीयर, हर एरिया हो, चाहे वो डॉक्टर्स का फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो, चाहे वो घर के कामकाज हो, चाहे वो कॉरपोरेट का जो हेड हो, बैंक हो, एरोप्लेन हो, मतलब फ़्लाइट्स चलाने की बात हो, ट्रेन चलाने की बात हो, मतलब आप आर्मी हो, ईच एंड एवरी स्फीयर आप देख सकते हैं कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है। तो इसलिए जो है ये लेक्चर ये जो टॉपिक है इस
कारण भी जो है सब्जेक्ट के सिलेबस में रखा जाता है कि विमेन को आगे बढ़ने के लिए केवल विमेन को एम्पावर होना तो बहुत ज़रूरी है और अपना इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में साथ चूँकि ये सिलेबस मेल और फीमेल दोनों पढ़ते हैं तो मेन के लिए भी है कि वो अपने सहयोगी को, अपनी बहन को, अपनी जो है जो भी उसके घर फीमेल है उसको आगे बढ़ने में उसकी मदद करें। इक्वल पार्टिसिपेशन, भागीदारी उनकी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि मेल की है। तो इसके अलावा भी अगर हम बात करें कि रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन, वुमेन का क्या रोल था, क्या इम्पोर्टेंस था, तो अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो वुमेन क्या करती थी, वुमेन चार दीवारी में बिल्कुल बंद घर के काम में इसके काम काज करती थी। कहा भी गया कि इंडियन वुमेन हैड 4 फोल्ड स्टेटस रोल सीक्वेंस। दीज वर हर रोल एज डॉटर के हिसाब से काम करती थी, कभी हाउसवाइफ के लिए काम करती थी, जिसे होम मेकर भी कहता है, या मदर के रूप में उसने काम किया। तो आप देखेंगे कि इसमें बस या तो एक कभी बेटी बन के इसने सहयोग किया, या कभी वाइफ बन के सहयोग किया, कभी घर के कामकाजी वाली होम मेकर बन करके, और कभी माँ बन करके उसने काम किया। इतने ही 4 फोल्ड काम थे ट्रेडिशनली अगर वुमेन्स के रोल्स को देखें। लेकिन ये सारे जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ बनी, लेजिस्लेशन बना, इन सारे चीज़ों ने इनका जो ये 4 फोल्ड जो है वर्क था उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया, और जो है एक उनकी जो रेस्पेक्ट, डिग्निटी थी, आइडेंटिटी थी, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में फिर से सामने प्रेजेंटली आया। और वो न केवल मदर बनी, न केवल वाइफ बनी, न केवल हाउस वाइफ बनी, न केवल एक अच्छी डॉटर बनी, बल्कि साथ ही साथ वो उसने अपने आप को जो पब्लिक स्फीयर है उसमें भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करके उसने अपना बहुत अच्छा योगदान दिखाया, और इसके लिए वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया। और नाउअडेज़ विमेन का जो स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया जगह पे है। बस अभी भी कहीं ना कहीं चूँकि पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स तो बहुत बनते हैं ना, जैसे पंचायत एग्जाम्पल कह दें कि पंचायत राज में हमको 1/3 का रिजर्वेशन मिला, लेकिन रिजर्वेशन मिलने से हम प्रधान बन भी गए, लेकिन जो डिसीज़न होता है, अब डिसीज़न होता है पंचायत में, वो हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने शुरू में आपसे कहा था विमेन एम्पावरमेंट की बात, मैंने शुरू में आपसे यही कहा था कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे रिजर्वेशन मिल गया, मुझे प्रधान भी बना दिया गया, लेकिन प्रधान में होने वाले जो सारे डिसीजंस हैं वो मेरे हस्बैंड ले रहा हो, या मेरा बेटा ले रहा हो, या फर्दर कोई भी जो मेरे यहाँ का मेल मेम्बर ले रहा हो, मैं ना ले रही हूँ, तो डैट इज़ नॉट विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट तभी है जबकि अगर मैं प्रधान बनी तो प्रधान बनने के उपरांत मेरे जो कार्य होंगे वो कैसे होंगे, उसमें क्या निर्णय लेना है, उसका अधिकार भी कहीं ना कहीं हम ही को मिलना चाहिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमको केवल एजुकेट नहीं किया जाएगा, केवल हमारा हम करियर में आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि जब हम अपना डिसीज़न खुद लेना शुरू करेंगे तभी हमारी स्टेटस जो होगी वो ठीक होगी, इक्विवेलेंट टू मेल होगी। और इसके लिए हमारा एडुकेशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छा एजुकेशन जब हम लेते हैं तभी हम किसी डिसीज़न मेकिंग में हम अपना पूरा सहयोग भी देते हैं। और विमेन का पढ़ना केवल विमेन के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं वो देश के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि देश का जो इकोनॉमिकल जो स्ट्रेंथ है वो केवल मेल के द्वारा नहीं पाया जा सकता, बल्कि उसमें पूरा फीमेल का भी योगदान होना ज़रूरी है। एक कहावत भी है कि एक अच्छा राष्ट्र जो है तब तक विकसित नहीं कहा जाएगा जब तक कि वहाँ की महिलाएं, वहाँ की स्त्री पढ़ी लिखी ना हो और प्रॉपरली वो जो है जॉब सेक्टर में इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग ना हो, तब तक से देश जो है विकसित नहीं कहा जाता। इसी के साथ मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो होगा विमेन का जो मूवमेंट हुआ था अपनी सिक्योरिटी के लिए, उस पर हम कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर के लिए, और धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को आप देखें, और मुझे फिर से एक बार यही कहूँगी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। धन्यवाद।